हेलो दोस्तों, आइए आपका पुनः आपके अपने चैनल AKHD एजुकेशनल चैनल में आपका स्वागत है। तो जैसा कि आप सभी को बताया गया था कि 2 से 3 दिन का समय लग सकता है। विवाह समारोह, शादी समारोह सभी लोग व्यस्त थे, इसलिए वीडियो नहीं बन पाया। तो हम पिछले वीडियो में बात किए थे कि हम आज की चैप्टर में क्या क्या बात करेंगे, किसके बारे में बात करेंगे। तो हमने बताया था, ज़्यादा समय ना लेते हुए आइए देखते हैं कि संख्यात्मक पद्धति संख्यात्मक पद्धति जो होती है वो आपके लगभग 3 प्रकार की होती हैं। पहला है आपका भारतीय प्रणाली, इसे आप कह सकते हैं दशमलव प्रणाली। दशमलव प्रणाली एक ये हो गया। दूसरा आता है अंतरराष्ट्रीय प्रणाली, अंतरराष्ट्रीय प्रणाली। और तीसरा आता है रोमन प्रणाली। ये 3 प्रणालियां होती हैं संख्यात्मक पद्धति पढ़ने के लिए। तो हम जैसा कि बात करें पहले पद्धति के बारे में, दशमलव या भारतीय प्रणाली के पद्धति के बारे में बात करते हैं। दशमलव और भारतीय प्रणाली क्या होती है, कोई भी अंक शुरू किया जाता है तो जैसे मान लीजिए लिखा गया है 4 3 2 5 2 3 1, इस प्रकार से मान लीजिए लिखा गया है। तो इसको बोलते हैं हम इकाई, इसको बोलते हैं हम दहाई, इसको बोलते हैं हम सैकड़ा, इसके बोलते हैं हजार, इसे कहेंगे 10,000, इसे बोलेंगे लाख, इसे बोलेंगे 10 लाख। फिर आगे करो, फिर 10। तो यहां से अगर इसे देखा जाए तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। तो पढ़ा कैसे जाएगा? 43 लाख। यहां पर देखिए 10 का मतलब हो गया 4 और 3 एक साथ मिलेगा। 43 लाख 25,231। 43 लाख 25,231, इस हिसाब से इसे पढ़ा जाएगा। तो ये आपका हो गया भारतीय प्रणाली। या आप बात कर सकते हैं, देखिए कंफ्यूजन कहां होती है बच्चों को। जैसे बात किया जाए, अब इस तरीके से लिखा गया तो इसको कहेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। तो ये आपका हो गया 50,000। 50,200 इस प्रकार पढ़ा जाएगा। अब यहां पर नहीं होता कुछ, मान लीजिए यहां पर नहीं होता, अब यहां पर मान लीजिए 4 होता। अब क्या पढ़ा जाएगा? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। तो ये 50,000 हो गया। अब सैकड़े के स्थान पर कुछ नहीं है, यहां पर इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। तो 50,000 अब कुछ नहीं है, तो लास्ट में है 4। तो इकाई में 4 हो जाएगा, तो इसे पढ़ा जाएगा 50,004। तो ऐसे लिखा जाएगा। 50,000 अगर से बोला जा रहा है, इसका मतलब आपके कितने अंक रहेंगे उसमें? जब 50,000, 10,000, 11,000, 12,000। लेकिन जब 10,000 से कम हो जाएगा, जैसे 9,000, तो 9,000 में केवल आपके 4 अंक रहेंगे। जब आप 9 से ऊपर जाएंगे, 2 अंक में जाएंगे हजार में, जैसे 10,000, 11,000, 12,000, तो उसमें 5 अंक होंगे। कितने अंक होंगे? 5 अंक। और अगर से केवल 1 अंक है, हजार पढ़ा जा रहा है, तो केवल हजार पढ़ा जाएगा। इसमें 4 अंक होंगे, 4 अंक, जैसे 9, 7, 8। तो इस हिसाब से 4 अंक होंगे। और 50,000 जब 10,000 के ऊपर जाएंगे, 9 के ऊपर जाएंगे जब, तो उसमें 5 अंक हो जाते हैं। तो ये आपकी हो जाती है भारतीय प्रणाली। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, इस प्रकार से आपकी भारतीय प्रणाली चलती है। और भारतीय प्रणाली को पढ़ने के लिए आपको सबसे पहले जानना होगा स्थानीय मान। स्थानीय
मान। स्थानीय मान क्या होता है? स्थानीय मान को पढ़ने के लिए आपको सबसे पहले स्थान निर्धारित करना होता है कि उसका स्थान है क्या। जैसे 50, 48, 563, इस हिसाब से। अब पूछ ले आपसे कि 5 का स्थानीय मान बताइए। 5 का स्थानीय मान, ये संख्या लिखी गई है, इसमें कहा 5 का स्थानीय मान। तो इसमें देखिए 5 का स्थानीय मान आपसे पूछ रहा है, तो स्थानीय मान बताने के लिए देखिए इसमें यहां पर 5 है, यहां पर 5 है, तो यहां पर आप लिखेंगे 5 कितने स्थान पर? देखिए इकाई, दाई, सैकड़ा, सैकड़ा स्थान। इसके पीछे 2 अंक छूट रहे हैं, तो आप उसके पीछे 0 लगा देंगे, तो इसका स्थानीय मान हो जाएगा, पहले 5 का स्थानीय मान हो जाएगा 500। ऐसे इसको 5 लिखेंगे आप। यहां पर देखिए क्या छूट रहा है पीछे से, 1 2 3 4 5 6, तो 6 0, 1 2 3 4 5 6, 6 0 लगा देंगे, तो इसका स्थानीय मान ये हो गया। और प्रश्न उदाहरण ले लेते हैं, जैसे स्थानीय मान का और उदाहरण लेते हैं। इसमें पूछ ले 7 का स्थानीय मान बताइए। इसमें 7 का स्थानीय मान, तो 7 के स्थानीय मान के लिए यहां पर आप 7 लिखेंगे और 1 अंक पीछे से छूट रहा है, तो 1 अंक लिख देंगे, यहां पर हो जाएगा 70। आप अपने दाहिने तरफ जो अंक छूट रहे हैं उसको उतनी बार 0 लिख देंगे। यहां पर 1 अंक छूट रहा था, 1 बार 0, दाहिने जिस संख्या का पूछ रहा है उसके दाहिने जितने अंक हैं उतनी बार 0 आप लगाएंगे। ये आपको एकदम आसान तरीका बताया जा रहा है कि जिस संख्या का स्थानीय मान पूछ रहा है उसके दाहिने तरफ जितने अंक बच रहे हैं उतनी बार आप 0 लगा दीजिए, बस ये आपका स्थानीय मान हो गया। तो हमें लगता है आपका स्थानीय मान क्लियर हो गया होगा। अब देखिए पूछता है दशमलव में स्थानीय मान, संख्या यही दशमलव दे दी। जैसे उदाहरण ले लेते हैं इसी का, इस अंक का उदाहरण लेते हैं और पूछ ले कि 4। अब इसमें यहां पर दशमलव लगा दिया गया। अब पूछ ले 3 का स्थानीय मान क्या होगा? 3 का स्थानीय मान क्या होगा? तो देखिए जब इसके इधर जो रहेगा बाएं ओर, तो इसका जो पहले बताया गया उसके हो जाएगा। जैसे इसमें 5 का स्थानीय मान पूछेगा तो 5 हो जाएगा, इसमें 4 का स्थानीय मान पूछेगा तो 40 हो जाएगा, क्योंकि 4 के बाद 1 अंक पड़ रहा है, इसके अंक नहीं गिनेंगे, इसका काउंट नहीं करेंगे, 1 अंक पड़ रहा है तो यहाँ पर 40 हो जाएगा। तो 5 और 4 का स्थानीय मान तो क्लियर हो गया, 4 हो जाएगा 40 और 5 हो जाएगा 5 केवल, क्योंकि 5 के बाद कोई संख्या नहीं मानी जाएगी क्योंकि दशमलव लगा है। तो दशमलव के बाद यदि कोई संख्या हो तो वो काउंट नहीं की जाएगी। अब बात करते हैं अब 3 का स्थानीय मान। तो यहाँ पर देखिए दशमलव के कितनी दूर 3 गया है, तो 2 अंक, एक दूसरा अंक पड़ रहा है, तो यहाँ पर हो जाएगा आप 2 अंक से अर्थात 100 से भाग दे देंगे, अर्थात 3/100। इसमें 7 का पूछता स्थानीय मान तो 7/10, 1 अंक दूर है दशमलव से, मतलब तुरंत है तो 1 अंक। इसका स्थानीय मान पूछता मान लीजिए 4 का, तो 4/1000, ये आपका हो जाता 4/1000, ये आपका स्थानीय मान हो जाता। अब देखिए इसको अगर से हम दशमलव में लिखना चाहें तो देखिए 1 0 है तो 0 लगा के 1 अंक के बाद 7 लिख दीजिए, 1 अंक में दशमलव। यहां पर देखिए 2 0 है तो 0 लगा के 2 अंकों के बाद, यहां पर देखिए 2 अंक के बाद, पीछे से 2 अंक के बाद दशमलव लगेगा। यहां पर 3 0 है तो 4 लिख दीजिए और 2 जोड़े बढ़ा दीजिए। देखिए 3 अंक हो गया, 1 2 3 और उसके बाद दशमलव लगा देंगे और 0 आगे लिख देंगे, ये हो गया। इस प्रकार आप लिख सकते हैं। तो इसमें इस अंक में इसको ध्यान से समझिएगा, 7 का स्थानीय मान होगा 7/10, इसको लिख सकते हैं 0.7। 3 का स्थानीय मान होगा 3/100,
इसको लिख सकते हैं 0.03। 7, इसमें 4 का स्थानीय मान होगा 4/1000। 4/1000 इसको लिख सकते हैं 0.004। और उदाहरण लेते हैं दशमलव की संख्या को स्थानीय मान लेने के लिए। आइए 4578.263, इसमें 6 का स्थानीय मान पूछे। इधर पूछेगा तो आपको क्लियर हो गया होगा, फिर से बता दे रहे हैं। इसका हो जाएगा 8, ध्यान से रखिएगा। इसका हो जाएगा 70, इसका हो जाएगा 500 और इसका हो जाएगा 4000। दशमलव के पहले जितने भी अंक हैं उनका पहले की तरह स्थानीय मान निकाला जाएगा। अब बात करते हैं इधर अंकों की। 6 का पूछा था तो हम सभी का बता दे रहे हैं। इसमें हो जाएगा 2/10, इसका हो जाएगा 6/100, इसका हो जाएगा 3/1000। 3 अंक है, 1 2 3, तो 3 जीरो लगाएंगे नीचे। यहां पर 2 अंक है तो 2 जीरो लगाएंगे। यहां पर 1 अंक है तो 1 जीरो लगाएंगे। अब इसको लिख क्या सकते हैं 0.2। 0.2 अगर से आपकी 1 जीरो है तो 1 अंक दशमलव वही संख्या लग गया। अब यहाँ पर देखिए 2 जीरो है तो 2 पीछे से 2 अंक दशमलव, यहाँ पर ऐसे लिख दीजिए 0.06 ये हो जाएगा। इसका लिखने के लिए 3 लिखिए और 3 अंक मतलब 1 अंक हो गया, 2 3, इसके बाद दशमलव फिर 0 आगे लगा सकते हैं या ना लगाइए, कोई दिक्कत नहीं। तो इसका स्थानीय मान ये होगा। तो हमें लगता है आप और उदाहरण लेकर स्थानीय मान को समझ सकते हैं, जो दशमलव में भी है और जो दशमलव में नहीं है उनका स्थानीय मान आप लिखकर खूब प्रश्न ढूंढकर उसका प्रैक्टिस कर लीजिए। किसी को कोई दिक्कत होती है वो कमेंट में करके पूछ सकता है। तो जितना प्रैक्टिस करेंगे वो क्लियर होता चला जाएगा। आगे आते चलते हैं जातीय मान के बारे में। अब आते हैं जातीय मान। जातीय मान का अन्य नाम मिलता है अंकीय मान। अंकीय मान या वास्तविक मान। वास्तविक मान, जातीय मान, अंकीय मान और वास्तविक मान। जातीय मान किसे कहते हैं? तो वही संख्या जो आपकी वह संख्या हो, वो अंक हो, वही आपका जातीय मान होगा, वास्तविक मान होगा और अंकीय मान होगा। तीनों एक ही चीज है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे अभी उदाहरण में लिया गया था 4578.263, इसमें 8 का पूछ ले अंकीय मान, जातीय मान या वास्तविक मान, कोई भी पूछे तो 8 ही होगा, केवल 8। 5 का पूछे अंकीय मान तो केवल 5 होगा। 4 का पूछे तो 4 होगा। 2 का पूछे तो 2 होगा। 6 का पूछे तो 6 होगा। कहने का मतलब ये है मेरा कि अगर से आपको तीनों में से कोई मान पूछता है, अंकीय मान, जातीय मान, वास्तविक मान, तो वह स्वयं ही उसका स्थानीय मान, वास्तविक मान, अंकीय मान और जातीय मान होता है, उसमें कुछ करने की जरूरत नहीं। और एक उदाहरण लेकर समझा दे रहे हैं, जैसे 3567, इसमें आपसे पूछ ले कि वास्तविक मान बताइए 3 का, तो 3 का वास्तविक मान 3 होगा, कुछ नहीं करना है। 6 का पूछा होता तो 6 का 6 होता है, कुछ करना नहीं। जिसका पूछेगा उसी संख्या वही उत्तर होगा आपका। 6 का पूछ लिया 6, 5 का पूछ लिया 5, 3 का पूछ लिया 3। तो हमें लगता है स्थानीय मान के बाद अब आपको जातीय मान, अंकीय मान, वास्तविक मान समझ में आ गया होगा। इसमें किसी को किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, हमें जानते हैं। अब आइए आगे की तरफ बढ़ते हैं। पूर्ववर्ती संख्या, पूर्ववर्ती संख्या। और एक होता है उत्तरवर्ती या अनुवर्ती। उत्तरवर्ती या अनुवर्ती।
अब देखिए पूर्ववर्ती पूछ ले। पूर्व मतलब पहले, पहले की संख्या। पूर्व भूतपूर्व, पहले की संख्या, और ये होगी उत्तरवर्ती मतलब आने वाली संख्या या बाद की संख्या, बाद की संख्या। अब इसमें आपको करना है, जैसे पूछ लेगा कि 8 की पूर्ववर्ती संख्या क्या होगी। 8 की पूर्ववर्ती, 8 की पूर्ववर्ती, 8 के पहले क्या आता है? 7 आता है, इसका आंसर हो जाएगा 7। या पूछ ले 27 की पूर्ववर्ती, 27 की पूर्ववर्ती, तो 27 के पहले क्या आता है? 1 कम कर लीजिए अर्थात 26। कहने का मतलब हो गया पूर्ववर्ती का मतलब ये है कि एक पहले, एक अंक पहले, तो 8 के पहले क्या आता है? 7 आता है। 27 की पूर्ववर्ती, 27 के पहले क्या आता है? 26 आता है। तो ये हो गया आपकी पूर्ववर्ती। अब बात करते हैं उत्तरवर्ती। उत्तरवर्ती देखिए 13 की उत्तरवर्ती, उत्तरवर्ती, जब 13 की उत्तरवर्ती पूछेगा तो एक आगे बाद की संख्या, इसके बाद क्या होगा? 14 हो जाएगा। अगर से पूछ ले 69 की उत्तरवर्ती, उत्तरवर्ती मतलब इसके बाद क्या आएगा? तो इसके बाद आपका आ जाएगा 70, 69 के बाद 70। तो उत्तरवर्ती का मतलब हो गया बाद वाली अर्थात आने वाली संख्या, और पूर्ववर्ती का मतलब हो गया पहले की संख्या जो इसके पहले थी, ये वाली संख्या। तो हमें लगता है आज का टॉपिक जो था संख्यात्मक पद्धति, संख्यात्मक पद्धति में आपने एक पद्धति अभी आपका चल रहा है भारतीय प्रणाली या दशमलव प्रणाली। भारतीय प्रणाली में आपने पढ़ा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, किस तरीके से। फिर आपका आता है स्थानीय मान, स्थानीय मान के बारे में पढ़ा। स्थानीय मान में एक जो रियल नंबर होता है, एक दशमलव नंबर, उसके बारे में स्थानीय मान कैसे निकाला जाएगा। फिर आपने पढ़ा अंकीय मान, जिसे आप जातीय मान या वास्तविक मान के नाम से जानते हैं, ये आपने समझ लिया है। अब आप समझ रहे थे पूर्ववर्ती और उत्तरवर्ती संख्या, यहां तक आपका ये क्लियर है। अब भारतीय प्रणाली और दशमलव प्रणाली यहां से खत्म होती है। अब चलते हैं आगे, बात करते हैं हम अंतरराष्ट्रीय प्रणाली के बारे में। देखिए अंतरराष्ट्रीय प्रणाली क्या होती है, कुछ नहीं करना है इसमें, केवल 1 मिनट में समझ लीजिए। दूसरा था अंतरराष्ट्रीय प्रणाली। अंतरराष्ट्रीय प्रणाली में और भारतीय प्रणाली में ज्यादा अंतर नहीं है। उसमें क्या होता था इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, इस हिसाब से चलता था। इसमें थोड़ा सा अंतर है। जैसे देखिए इस हिसाब से संख्या लिखी है। तो हम अगर से अंतरराष्ट्रीय बात करें, इकाई, इसे आप कहेंगे दहाई, इसे आप कहेंगे सैकड़ा, इसे कहेंगे आप हजार, इसे आप कहेंगे 10,000, और इसे आप कहेंगे 100,000, और इसे आप कह देंगे मिलियन। अब इसके आगे आता तो 10 मिलियन। तो ये आपका चलता है। अगर से आप भारतीय प्रणाली की बात करते तो यहाँ तक इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, ये 10 लाख है भारतीय प्रणाली। लेकिन अंतरराष्ट्रीय लेवल पर इसे कैसे पढ़ा जाता है? 2 मिलियन, ये है 5, देखिए 500,000, ये है आपका कहें 523, ऐसे पढ़ेंगे ना 523। ये 100,000 लिखा गया है। यहाँ पर 10,000 है, यहाँ पर हजार है, यहाँ पर सैकड़ा है, और यहाँ पर दहाई, और यहाँ पर इकाई। तो इसे पढ़ने के लिए आपको क्या पड़ेगा? 1600 कैसे करेंगे? 1600 पढ़ा जा सकता है इसे। तो ये बात की है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000, ये अंतर हो जाता है। हमारे यहाँ पर शुरू हो जाता है 10,000 के बाद हमारे यहाँ लाख शुरू हो जाता है।
कैसे करते हैं आप, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख शुरू हो जाता था, लेकिन इसमें लाख नहीं शुरू हो रहा है। यहां पर लाख के स्थान पर आपका क्या कहा जाएगा, 100,000। अंतरराष्ट्रीय लेवल पे 1 लाख को आप कहेंगे 100,000। ठीक, कि मतलब कहने का मतलब होगा हम 1 लाख, अगर से हम भारतीय प्रणाली की बात करते हैं तो 1 लाख बनता कैसे है, 10,000, 10,000, 10,000, 10,000, ऐसे आप करेंगे तो 10,000 100 बार अगर से करते हैं तब जाके आपका लाख में कन्वर्ट हो जाता है। फिर मिलियन, आप 10,000 के लाख के आगे 10 लाख जब करेंगे तो मिलियन हो जाएगा, 10 लाख मतलब मिलियन हो जाएगा अपने यहाँ। तो इस हिसाब से बात करते हैं। तो अंतरराष्ट्रीय प्रणाली यही जानने के लिए थी, बहुत ज्यादा ये आपसे मैथमेटिकल से, गणित से संबंधित नहीं है, बस जानकारी जरूरी है, जानकारी रहनी चाहिए। आइए अब बात करते हैं बहुत ही जरूरी टॉपिक की, जो पेपर में पूछा भी जाता है कभी कभी, रोमन प्रणाली। रोमन प्रणाली तीसरा क्लास है। तो रोमन प्रणाली में क्या होता है, जैसे एक है, एक को हम कैसे लिखते हैं, ऐसे। 2 को कैसे लिखते थे, डबल पाई यही कर देते थे। तो हम महत्वपूर्ण केवल बता रहे हैं, 1 को देखिए ये हो गया, 5 को हम बी लिखते हैं, 10 को क्या कर सकते हैं, यक्स कहते हैं 10 को। फिर 50 को क्या कहते हैं, यल कहते हैं। 100 को क्या कहते हैं, सी कहते हैं। 500 को हम क्या कहते हैं, डी कहते हैं। और 1000 को यम कहते हैं। ये आपको याद रखना। ये देखिए आई का सिंबल दिखा दीजिए, 5 को वी का सिंबल है, 10 का यक्स का है, 50 को यल का है, और 100 को सी, और 500 को डी, और 1000 को यम से लिखा जाता है। इसको आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। अब हम बताते हैं कैसे गिनतियों को लिखा जाता है। देखिए अधिकतम अगर से इसकी बात की जाए, 3 से ज्यादा नहीं दोहराया जा सकता, इसको लगातार 3 से ज्यादा नहीं लिखा जा सकता। आप देखते होंगे जैसे 1 है, 2 है, 3 है, तो 1 को हम लिखते हैं रोमन में ऐसे, 2 को लिखते हैं डबल पाई, 3 को लिखते हैं 3 पाई, और 4 को ऐसे नहीं है 4 पाई लिखते हैं, तो इसको क्या लिखते हैं, 1 पाई ये और ये। इसका मतलब हो गया, तो 5 में 1 कम, ये देखिए 5, ये 5 है, पढ़े आप, ये देखिए 5 है, तो 5 और उसके पहले अगर से ये है, इसका मतलब 5 में 1 कम, और 5 में से 1 कम कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। यही आपको जानने की जरूरत है कि 4 को आई बी क्यों लिखते हैं, आई बी क्यों लिखते हैं। अगर से बी के बाद आई आता है, पहले बी आ जाता तब आई आता है, इसका मतलब 5 में 1 ऐड, 5 में 1 और जुड़ गया, तो ये किसको लिखा जाता है, 6 को लिखा जाता है। इस तरीके से आप बहुत आसानी से रोमन अंक लिख सकते हैं। अभी और उदाहरण लेके बता देते हैं, ये समझ लीजिएगा कैसे क्या है। तो हम बता दे रहे हैं कि किसको किसको अधिकतम कितनी बार लिखा जा सकता है। जैसे आई है, यक्स है और सी है, इसको अधिकतम 3 बार, इसको 3 बार से ज्यादा नहीं लिखा जा सकता, इसको अधिकतम 3 बार लिखा जा सकता है, ये जानते रहिएगा। अब इसको हम मिटाकर और उदाहरण लेकर आपको बता दें। जैसे आई एक्स लिखा है, देखिए हमने कहा अगर से आई पहले आ रहा है, एक्स बाद में आ रहा है, तो एक्स किसको कहा जाता है, 10 को। इसके पहले आ रहा है, इसको 1 कहा जाता है, इसका मतलब कम हो गया, तो इसका मतलब ये किसको लिखा जाएगा, 9 को लिखा जाएगा। ये किसको लिखा जाएगा, 9 को लिखा जाएगा। लेकिन अगर से हम और ऊपर की बात करें, जैसे यक्स और यल की बात करें, अब क्या किया जाएगा, तो यल इसे लिखा जाता है, यल 50 को लिखा जाता है, आप पढ़ें ये 50 को, और ये हो गया 10। इसका मतलब 50 और ये मतलब ये गिनती बड़ी है और ये छोटी है। अगर से छोटी गिनती पहले आ रही है, बड़ी गिनती बाद में आ रही है, तो इसका मतलब है बड़ी वाले में से छोटी गिनती घट जाएगी। इसका मतलब इसे आप लिख सकते हैं 40। ये याद रखने वाली पॉइंट है, ये याद रखिएगा। अगर से
छोटी गिनती पहले आ रही है, बड़ी गिनती बाद में आ रही है, तब बड़ी वाले में से छोटी वाली घट जाएगी, माइनस हो जाएगी, ये याद रखिएगा। और उदाहरण लेते हैं, जैसे यल एक्स, इसी को ले लिया जाए यल और एक्स, तो एक्स का मतलब 10, यल का मतलब 50, ये आप याद कर चुके हैं। अब देखिए अगर से छोटी बाद में हो, छोटी बाद में हो और बड़ी पहले हो, तब क्या होगा, तब जुड़ जाएगा, तब क्या होगा, जुड़ जाएगा, अर्थात ये हो जाएगा 60। क्लियर? इतना आप एकदम बढ़िया से समझ लीजिए। रोमन क्या है एकदम दिमाग से एकदम कभी भूलेगा नहीं, बस हमारी बातों को याद रखिएगा कि यदि बड़ी गिनती बाद में आ रही है, छोटी गिनती पहले आ रही है, तब घट जाएगा, दोनों को आप घटा लेंगे तो जो आएगा इसका मतलब वो लिखा गया है। ये देखिए तोड़ा गया, तोड़ने के बाद बड़ी गिनती पहले आ रही थी, छोटी गिनती बाद में आ रही थी, अब जोड़ा जाएगा 50 और 10 60, इसका मतलब यल एक्स किसे कहा जाएगा, 60 को कहा जाएगा। यहां तक हमें लग रहा है समझ में आ गया। और उदाहरण लेकर बता देते हैं, जैसे यक्स है और सी है, यक्स है और सी, तो यक्स लिखा जाता है 10 को और सी लिखा जाता है 100। तो यहां पर हो गया बड़ी और यहां पर हो गया छोटी। हमने बताया जब छोटी गिनती पहले, बड़ी गिनती बाद में, तो घट जाएगा, अर्थात 10 में से 100 में से 10 जाएगा 90, अर्थात इसे आप कह सकते हैं। तो हमें लग रहा है कि रोमन प्रणाली अब आपको लगभग समझ में आ चुकी होगी। किसी को कोई डाउट होगा तो क्लियर करके कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है। अब आगे बात करते हैं, जैसे कुछ संख्या पद्धति में संख्याओं के प्रकार, संख्या के प्रकार। 3 चीजें आपकी बताई थी संख्या पद्धति की प्रणाली कितनी होती हैं, तो 3 प्रणाली बताया गया। भारतीय जिसे दशमलव प्रणाली कहेंगे आप, दूसरा अंतरराष्ट्रीय जो मिलियन में चलता है, तीसरा बताया गया रोमन प्रणाली। रोमन प्रणाली के बारे में आपको समझाया जा चुका है। भारतीय प्रणाली के अंतर्गत स्थानीय मान, पूर्ववर्ती अनुवर्ती संख्याएं बताई गई और जातीय मान, वास्तविक मान, इस सब के बारे में बताया गया। अब आते हैं संख्या के प्रकार। ये हम आपसे पहले भी कह चुके हैं, इस प्रकार का वीडियो आपके अपने चैनल AKHD एजुकेशनल चैनल पर हमारे पुष्पेंद्र सर द्वारा संख्या पद्धति की जो छोटी छोटी परिभाषाएं हैं इसको आपको बताई जा चुकी हैं। तो हम यहाँ पर थोड़ा सा जल्दी बता देते हैं, जिससे आपको उस अगर से जिसको ना समझ में आए पिछली वीडियो पुष्पेंद्र सर की देख सकता है, वहाँ पर आराम से आपको संख्याएं के प्रकार के बारे में बताया गया है। और संख्याएं के प्रकार में क्या होते हैं बता देते हैं आपको, जैसे वास्तविक संख्या, प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, सम संख्याएं, विषम संख्याएं, भाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, इन सब के बारे में बताया गया है। तो जिसको यहाँ पर डाउट होगा वो पुष्पेंद्र सर की वीडियो देख सकता है, उसमें आराम से पढ़ाया गया है। तो हम ज़्यादा समय ना लेते हुए इसको जल्दी से खत्म करेंगे। उसके बाद आपको जो बताया जाता था लासा मासा, ये बचेगा, उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो आते हैं प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या कुछ करना नहीं है, बहुत आराम से आ जाएगा। यहाँ पर भी आप पढ़ेंगे तो यहाँ पर भी समझ में आ जाएगा, लेकिन आपको अगर से और ही डीपली पढ़ना है, आराम से पढ़ना है, तो वहां पर जाकर समझ सकते हैं। हम बस थ्योरेटिकल आपको बता देते हैं कैसे कैसे क्या होती है प्राकृतिक संख्याएं। देखिए संख्याएं जो होती हैं वो किसी चीज को काउंट करने के लिए होती हैं। अंक जो होते हैं किसी को गिनने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, वही संख्या या अंक कहलाता है। संख्या 1 अंक की भी हो सकती है, 2 अंक की भी हो सकती है, 3 अंक की या उससे अधिक हो सकती है, लेकिन जो अंक होंगे वो 1 अंक होते हैं, 1 अंक के होते हैं, वो भी संख्या कहलाती है। अब देखिए बात करते हैं जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, वो 1, 2, 3, 4, 5 इस प्रकार से चलती चली जाती हैं आदि तक। इस प्रकार चलती चली जाएगी, 1, 2, 3, 4, 5 ये चली जाएगी। उसके बाद दूसरा चलता है आपका
पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्याएं जो होती हैं ये 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे ऐसे चलती चली जाएंगी। आगे प्राकृतिक संख्याएं समझ लीजिए 1 से शुरू होती हैं और पूर्ण संख्याएं 0 से शुरू होती हैं। क्लियर? प्राकृतिक संख्याएं कहां से? 1 से, और ये 0 से। ये याद रखिएगा। इसका मतलब ये है, कभी कभी परिभाषा पूछता है तो ये क्लियर रखिएगा, प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं के अंतर्गत आ जाएंगी, क्योंकि ये 1 से उठा के लाके इसे रख दीजिए 0, लेकिन इसको लेके जाकर इस पर नहीं रख सकते क्योंकि 0 बच जाएगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं हो सकती हैं। याद रखिएगा, परिभाषा है सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं हो सकती हैं, पर सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं नहीं हो सकती। तो याद रखिएगा, प्राकृतिक संख्या हो गया 1 से शुरू होगा, अनंत तक जाएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ऐसे गिनते चले जाइए चाहे कहां तक। और पूर्ण संख्याएं 0 से लेकर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 इस प्रकार। अब हम करते हैं भाग की, मतलब भाज्य संख्या। भाज्य संख्या किसे कहते हैं? जो स्वयं और 1 के अलावा किसी अन्य अंक से विभाजित हो। जो स्वयं व 1 के अलावा किसी अन्य से विभाजित हो, किसी अन्य से भाज्य कट जाए तो उसे कहेंगे। जैसे उदाहरण तौर पे हम ले लेते हैं, ये प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं, क्लियर हो गया। प्राकृतिक संख्याएं 1 से शुरू होती हैं, पूर्ण संख्याएं 0 से शुरू होती हैं। सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं हो सकती हैं, परंतु सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं नहीं हो सकती हैं। अब आते हैं जैसे देखिए 4 स्वयं से कट जाएगा, 4 1 के 4 कट जाएगा, 4 1 से भी कट जाएगा, 1 चौके 4, 4 और किसी से कट सकता है, 2 से कट सकता है। तो इसका मतलब ये हो गया 4 आपका भाज्य है। 4 आपका क्या है? भाज्य। 6 ले लीजिए, 6 स्वयं से भी कट जाएगा, 6 से कटेंगे, 6 1 के 6, 1 से भी कट जाएगा, 1 6 के 6, लेकिन ये 2 से भी कट सकता है, 2 तिहाई 6, और 3 से भी कट सकता है, 3 दुनाई 6। तो इसका मतलब ये अन्य संख्याओं स्वयं और 1 के अलावा अनगिनत यूज कर रहा है, इसका मतलब 6 क्या है? भाज्य। लेकिन अगर से हम बात करें 3 की, तो 3 देखिए 3 से कटेगा और 1 से कटेगा, 3 1 के 3 और 1 तिहाई 3, तो और कोई गिनती नहीं है जो 3 को काट सके। इसका मतलब 3 अगर से नहीं कटेगा तो ये अभाज्य संख्या है, ये अभाज्य है। तो भाज्य समझ में आया कि जो स्वयं और 1 के अलावा किसी अन्य संख्याओं से कटेगा तो उसे आप भाज्य कहेंगे। अगर से स्वयं और 1 के अलावा किसी अन्य से नहीं कट रहा है, इसका मतलब वह संख्या अभाज्य है। तो यहां पर दोनों क्लियर हो गया, भाज्य अभाज्य। भाज्य किसे कहेंगे? जो स्वयं और 1 के अलावा किसी अन्य से कट जाए उसे आप भाज्य कहेंगे। जैसे 4 हुआ, 6 हुआ, 9 हुआ, 5 नहीं कटता। देखिए 5 केवल 5 से कटेगा और 1 से कटेगा और किसी गिनती से नहीं कटेगा, ठीक है ना। तो ये 5 अभाज्य हो गया। लेकिन भाज्य में 4 हुआ, 6 हुआ, 8 हुआ, 9 हुआ, 10 हुआ, 9 भी कट जाएगा, 9 से कट जाएगा, 1 से कट जाएगा और 3 से 9 कट जाएगा, 3 त्रिका 9, 3 से कट जाएगा, तो 9 भाज्य में आ जाएगा। लेकिन अभाज्य में जैसे 3 हुआ, 5 हुआ, 7 हुआ, 11 हुआ, ये संख्याएं जो होती हैं अभाज्य होती हैं, ये संख्याएं होती हैं अभाज्य। अब आगे बात करते हैं, पूछता है प्रश्न कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या जो स्वयं और 1 से केवल कटे। तो सबसे छोटी की बात करें तो 2 है।
सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? 2 है। एक क्या है? एक ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य। ये पॉइंट है, याद रखिएगा, फैक्ट है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। एक जो है ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है। और पॉइंट लिख लीजिए, जैसे 4 सबसे छोटी भाज्य संख्या। याद रखिएगा, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है। सबसे छोटी भाज्य संख्या, नई चीजें हैं, आपको ऐसे आपको सीखने को मिलती रहेंगी। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होती है? 4। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है? ये आपकी 2 होती है। अब इसके बारे में आपसे पूछता है, एक पॉइंट और लिख लीजिए, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या, ये 2। देखिए, 2 सम है और अभाज्य भी है। 2 सम है और अभाज्य भी है, तो 2 से छोटी सम में कोई भी अभाज्य संख्या नहीं है। तो इतने फैक्ट हैं, ये आपको रटे होने चाहिए, याद होने चाहिए, एकदम फैक्चुअल। तो ये आपको बताया जा चुका है। अब भाज्य हो गया, अभाज्य हो गया, प्राकृतिक हो गया, पूर्ण हो गया। सम और विषम की बात करते हैं। सम संख्या पिछली वीडियो में पढ़ा चुके हैं कि सम क्या है। सम जो 2 से कट जाए, जब हम विभाज्यता का नियम पढ़ा रहे थे उसमें बताए हैं। तो 2 से कटने वाली संख्याएं क्या हैं? 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, 12 है, 14 है। अर्थात सम संख्याओं में 2-2 का डिफरेंस होगा। 2-2 अंकों का डिफरेंस होगा। जैसे 2 के बाद 4, 4 के बाद 6, 6 के बाद 8, 8 के बाद 10। तो ये संख्याएं क्या हैं? सम संख्याएं। और सबसे छोटी सम संख्या क्या है? 2 है। और 2 अभाज्य भी संख्या, सम भी है और अभाज्य भी संख्या है। क्या है? अब विषम जो 2 से ना कटे, जो 2 से भाज्य ना हो। सम किसे कहेंगे? जो 2 से भाज्य हो, जो 2 से भाज्य हो और 2 से भाज्य ना हो। 2 से भाज्य ना हो उसे आप विषम संख्या कहेंगे। जैसे 1 हुआ, 3 हुआ, 5 हुआ, 7 हुआ, 9 हुआ और 11 हुआ। तो देखिए 9 जो है ये विषम संख्या है परंतु भाज्य है। अगर से हम अभाज्य की बात करें कि विषम संख्याओं में अभाज्य, तो देखिए ये तो ना भाज्य ना भाज्य है। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, तो ये अभाज्य है। लेकिन कह रहे हैं 2 से ना कटे, तो 2 से 9 नहीं कटेगा। 1 2 3 5 2 नहीं, सॉरी, 1 3 5 7 9 11, अर्थात 2-2 का अंतर इसमें भी चलेगा। 15 17 इस हिसाब से चलता रहेगा। तो सम संख्याओं और विषम संख्याओं में 2 का अंतर होता है, याद रखिएगा। एक सम संख्या, उसके अगली जो सम संख्या होगी उसमें 2 जोड़ देंगे तो अगली सम संख्या पता चल जाएगी। या आपको एक सम संख्या विषम संख्या दे दिया है, अगली विषम संख्या ज्ञात करने के लिए उसमें 2 जोड़ दीजिए, अगली विषम संख्या पता चल जाएगी। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर से हम लगातार की बात करें, लगातार सम संख्या, लगातार विषम संख्या में जो गैप होता है वो 2 का गैप होता है, ये याद रखिएगा। तो सम संख्या हो गई। अब आते हैं जुड़वा अभाज्य। या जिसे कहते हैं सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या, जुड़वा अभाज्य या सह अभाज्य। इसका मतलब ये हुआ कि ऐसी संख्याएं जो जुड़वा है और साथ में अभाज्य, जैसे 3 5,
3 5। इसके बारे में भी चर्चा कर देंगे, सहवाज और जुड़वा आवाज में अंतर क्या है। देखिए 3 के बाद तुरंत 5, ये मतलब 7 7 आ रही हैं। 7 के बाद 11 अभाज्य संख्या है। 7 के बाद 11 ही आता है, उसके बीच में कोई नहीं पड़ता है, ये तो जुड़वा आवाज है। फिर जैसे 7 9 हो गया, 7 11 हो गया। और उदाहरण ले लेते हैं, जैसे 11 और 13, 11 ले लीजिए, 13 ले लीजिए। 11 के बाद 13 अभाज्य संख्या, जुड़वा अभाज्य संख्या इसे कहेंगे। अब आते हैं सह अभाज्य के बारे में बात करें। सह अभाज्य में ऐसी संख्या जो स्वयं दोनों अंक किसी एक ही अंक से ना कटे, उसे कहेंगे सह अभाज्य संख्या। जैसे जुड़वा भाज्य आपने समझ लिया, 3 5 5 7 और 11 7 11 11 13, इस प्रकार से आपका जुड़वा भाज्य होता है। सहअभाज्य संख्याएं में ये भी अभाज्य संख्याएं ही होंगी, जैसे 3 2 का 3 है, ये सहअभाज्य संख्या है। 4 5 8 9 18 35, देखिए 2 और 3 हुआ, 4 हुआ, 5 हुआ। अब यहां पर कहेंगे आप ये तो कट रहा है 4, तो 4 तो 2 से कट जाएगा, लेकिन 2 से 5 नहीं कटेगा। यहां पर देखिए 2 से 8 कट जाएगा, लेकिन 2 से 9 नहीं कटेगा। 3 से 9 कट जाएगा, लेकिन 3 से 8 नहीं कटेगा। मतलब ऐसी गिनती आपको लिखनी है जो केवल एक को काटे, दोनों को ना काट पाए। ऐसी संख्याएं जो दोनों को ना काटे, किसी एक संख्या से ना कटे। दोनों संख्याएं सहअभाज्य संख्याएं किसे कहेंगे? 2 7 संख्याएं रहेंगी और दोनों संख्याएं किसी भी एक संख्या से नहीं कटेंगी, अलग अलग संख्याओं से कटेंगी। याद रखना, जैसे 18 है, 18 2 से कट जाएगा, 9 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा। देखिए ये कट जाएगा 2 से, 3 से, 6 से, 9 से, ये से कट जाएगा। लेकिन ये 5 से कटेगा और 7 से कटेगा, तो किसी एक अंक से नहीं मिल रहे हैं। इसका मतलब ये सहअभाज्य संख्या है। मतलब कटे उससे नहीं मतलब है, किसी भी अंक से कट जाए, लेकिन कोई भी एक ऐसा अंक ना हो जो दोनों को काट सके। अगर से कट रहा है तो सहअभाज्य संख्याएं नहीं है वो। अगर से नहीं कट रहा है, पता लगा कि ये कट रहा है, पहली वाली गिनती कट रही है, दूसरी नहीं कट रही, दूसरी कट रही है, ये नहीं कट रही है, इसका मतलब वह संख्याएं सहअभाज्य संख्याएं हैं। अगर से कट रहा है तब नहीं है। तो पूछता है सहअभाज्य संख्याएं कौन सी हैं? तो इस प्रकार से द्वारा आप समझ सकते हैं, देख सकते हैं क्या होती है सहअभाज्य संख्याएं। अब बात करते हैं, जैसे अंकों को बड़ा या छोटा करना होगा कि दे देगा 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखिए, जो 2 0 2 7 6 5 सॉरी 8 से बनने वाली सबसे 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। अब आपसे पूछ लिया 5 अंकों की बनने वाली सबसे बड़ी संख्या। तो देखिए 5 अंक हैं आपके पास, किसी को दोहराना नहीं है, ये कंडीशन रहती है। तो सबसे बड़ी संख्या लिखने में सबसे बड़ा अंक उठाइए 8, उसके बाद 7, उसके बाद 6, उसके बाद 2, उसके बाद 3। ये आपका हो गया सबसे बड़ा अंक या संख्या, सबसे बड़ी संख्या 5 अंक। ये 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या होगी। देखिए 1 2 3 4 5, 5 अंक की, इससे बनने वाली 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ये होगी। बताया कैसे लिखा जाएगा? 8 7, सबसे बड़ी गिनती लिखा है तो सबसे बड़ी 8 7 6 2 0। इस प्रकार से बड़े अंक को पकड़ेंगे और छोटे की तरफ ऐसे लिखते चले जाएंगे।
अगर से पूछ ले 5 अंक की सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या, अब क्या करेंगे? अब क्या करेंगे? 0 शुरू करेंगे। चलो ठीक है, हम बता रहे हैं 0 2 6 7 8। अब आप गिनेंगे जब 1 2 3 4 5, आप कहेंगे 5 अंक है, लेकिन आप जब पढ़ेंगे तो कितने अंक रहेंगे? यहां से पढ़ा जाएगा, क्योंकि 0 अगर से पहले है, किसी संख्या के पहले 0 है तो उस शून्य का कोई महत्व नहीं होता। इसी संख्या के पहले यदि 0 है तो उस शून्य का कोई महत्व नहीं होता। अर्थात शून्य अगर से संख्या के, जो संख्या दी गई है या अंक दिया गया है, उसके बाईं ओर लगा है तो उसका कोई महत्व नहीं होता। जब दाईं ओर लगा होता है तो उसका महत्व होता है। जैसे 1, इसको आप पढ़ेंगे 1, इसको पढ़ेंगे 5, लेकिन अगर से दाहिनी ओर लिखा जाएगा तब इसे आप पढ़ेंगे 50, इसको पढ़ेंगे आप 10। ये महत्व होता है, ये आपको जानना जरूरी है। तो इसका, ये तो भाई 4 अंक की हो गई सबसे छोटी संख्या। इसका मतलब ये है कि जब आपको अंकों में 0 दे देगा तो आपको 0 को पहले नहीं लिखना है, 0 को जो उसके बाद वाली संख्या उसके बाद लिखना है। तो इसमें 0 के बाद सबसे छोटी संख्या क्या है? 2 है, तो इसमें 2 लिखेंगे तब शून्य लिखेंगे। अब लिखते चले जाएंगे 6 7 8, तब ये 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या होगी। हमें लग रहा है ये समझ में आ गया होगा, और एक आध उदाहरण लेकर आप समझ सकते हैं। किसी को अगर समस्या होती है तो पूछ भी सकता है। आइए एक आध प्रश्नों के साथ हम इस वीडियो को समाप्त करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में हम लासा मासा अन्य संबंधित प्रश्न को लेकर आएंगे। जैसे आप सूत्र याद कर लीजिएगा। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग। प्राकृतिक संख्या बता दिए, 1 से शुरू होती है, 1 2 3 4 5 6। तो प्रथम n प्राकृतिक संख्या का योग होता है n प्लस 1 और बटे 2। ये याद रखिएगा। फिर प्रथम n सम संख्या का योग n प्लस 1, ये सूत्र है। आप इसको 2-3 बार लिखकर रफ पर प्रैक्टिस करके याद कर सकते हैं। इसके ऊपर आधारित सवाल पिछले वीडियो में बता दिए जाएंगे, उसके बाद लासा मासा। ये हो गया। फिर अगला है प्रथम n विषम संख्या का योग n के घाते 2, अर्थात n स्क्वायर। फिर है अगला, यह जाने दीजिए। 3 सूत्र आप याद करिएगा, फिर आगे की वीडियो में तीनों आप बेहतर से याद कर लीजिएगा। सूत्र तो बहुत हैं, थोड़ा थोड़ा आपको याद करके बताया जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में इससे संबंधित क्वेश्चन प्रैक्टिस करा दिए जाएंगे, और लासा मासा और अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों को आपके सामने हल कराया जाएगा। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।